हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल मैंने आपको ये जो किताब है एम एच अब्राम्स और ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, तो मैं आज आप लोगों को एक ये आपसे ये अपना जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। रोट नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आज भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से फ़ायदा होता है, गहरी समझ बनती है, प्रश्न क्वेश्चन्स अपने आप सॉल्व होते हैं। टॉपिक जो है ना जोड़ के, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में एल्बर्ट कॉमस वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, द मिथ ऑफ सिसिफस वाला। ये इसका हटा के है, लेकिन मिथ ऑफ सिसिफस 1942 का है। तो अगर बात ये होती है कि अगर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजों को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा चीजों को जोड़ लेते हैं। तो आज हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, जो मैं आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। कॉन्सेप्ट्स पता होता है तो भटकने की जरूरत नहीं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। कॉन्सेप्ट्स, तो मेरा मानना ये है, कॉन्सेप्ट समझो। रोट मेमोराइजेशन से कुछ नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन अपने आप तुम्हें समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो अच्छी किताब तुम्हें अपने आप अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद तुम कोई भी रोड साइड चीप साइड गाइड बुक्स तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी सटीक होगी। तो चलो भाई, इसी के साथ अब हम जो है, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, चलो। मैंने कल ना 9 क्वेश्चंस कराए थे, तो आज जो है मैं उसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी, 10 वाला। और मैं आपको यहां से, डे 9 है आज, तो मैं आपको, अगर आपने इससे पहले वाला ना देखा हो तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगी मैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 को छोटा कर लेती हूँ। कल मैं इतनी देर से स्टाइलस स्टाइलस ढूंढती फिर रही थी, बताओ यहाँ रखे थे, ऐसा लग रहा था तब वो गायब हो गए थे, और फिर बाद में अपने आप चमत्कार से आ गए। इन कोर्टली लव, द लवर इज जनरली पोर्ट्रेड एज। तो कोर्टली लव वाला देखो, और मैं भी जो है कोर्टली लव आपको कोर्टली लव ही बताती हूँ। CO, कोर्टली लव जो है ये पेज नंबर 67 पे है एम एच एब्राम्स की बुक में। और कोर्टली लव, द लवर इज जनरली पोर्ट्रेड एज अ पॉलिटिकल राइवल ऑफ द लेडी, एन इक्वल पार्टनर इन मैरिज, अ फ्यूडल वैसल डिवोटेड टू हिज लेडी, अ रिलीजियस लीडर। लेट मी टेल यू, कोर्टली लव का मतलब क्या होता है कि इसमें एरिस्टोक्रेटिक लवर्स होते हैं, मतलब कोई आम परिवारों के नहीं होते, एरिस्टोक्रेटिक लवर्स होते हैं। तो पहली बात, लवर्स कौन से उसको बिलोंग करते हैं? कोर्टली लव में एरिस्टोक्रेटिक लवर्स होते हैं। ठीक है। और एरिस्टोक्रेटिक जो लवर्स होते हैं, ये लोग अब जो, यानी कि बहुत ही शाही मतलब खानदान के। और जो है ये जो ये कोर्टली लव है ना, इट वाज वाइडली प्रेजेंटेड इन द पोएम्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। और ये मैंने आपको बताया था ट्रूबाडू के द्वारा, यानी कि जो पोएट्स ऑफ सदर्न फ्रांस के पोएट्स थे, ट्रूबाडूस, उनके द्वारा इसे फेमस बनाया गया था। ठीक है। और इसके बाद कोर्टली लव के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोर्टली लव जो है ओविड के मॉक सीरियस बुक द रेमेडीज ऑफ लव में मिलती है। सदर्न फ्रांस से ये जो है फिर मॉडर्न फ्रांस में आए। और कोर्टली लव आज एक मॉडर्न टर्म है, जो अब मेडिवल टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब कोर्टली लव में क्या है कि कोर्टली लव का मतलब क्या होता था कि देयर इज अ लवर हु इज डिवोटेड टू हिज बिलवेड, एंड द बिलवेड इज अ मैरिड वुमन। तो ये है अ फ्यूडल वेसल डिवोटेड टू हिज लेटेड, कि भाई मतलब शादी नहीं हो पाई जिससे प्यार करते थे, मगर जिंदगी भर उसी से ही जुड़े रहेंगे। तो ये है पेज नंबर 67 पे, यू कैन go through this term as well. A chivalric romance differs from an epic because it presents chivalric romance, tribal warfare and primitive heroism, courtly manners, या एंड नाइटली डील्स, सोशल रियलिज्म, और क्या है बताइए। तो मैं आपको इसमें, आपको पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि सारा का सारा उसी से ही बना हुआ है ये। तो मैं आपको ये भी पहले बता दूंगी।
तो मैं आपको सबसे पहले जो है शिवेलरिक रोमांस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लेट मी टेल यू, ये ना एक टाइप ऑफ नैरेटिव था। शिवेलरिक रोमांस जो था अ टाइप ऑफ नैरेटिव, अ टाइप ऑफ नैरेटिव developed in 12th century। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कुछ जो पूछे उसका जवाब दो। 12th सेंचुरी में था फ्रांस में, ठीक है। chivalric जो type of narrative developed in 12th century France that focused on a courtly age of manners। ये फ्रांस में हुआ था ये भी, एंड ये किस पे करता था? कोर्टली मैनर्स। कोर्टली मैनर्स यानी कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के ऊपर जो है वे आधारित था। एंड रादर देन भाई ये इस प्रकार के जो ये शिवेलरिक रोमांस होते थे इसमें वॉरफेयर और ये सब नहीं हुआ करता था। इसमें बेसिकली क्या होता था? क्वेस्ट बाय अ नाइट टू गेन अ लेडीज फेवर। अगर आपको याद आए इसमें, तो इसमें है जैसे स्पेंसर की फेरी क्वीन, दैट इज अ शिवेलरिक रोमांस। और अगर आप बात करते हैं कि भाई, और अगर आप बात करते हैं किसी जो हमारा सबसे पहला जो माना जाता है इसके बारे में जो सबसे पहला एपिक जो माना जाता है भाई, जो जब जो जितने भी एपिक्स जो एंग्लो सेक्सन एज में लिखे गए, कोई भी जो लिखा गया, उनमें जो है ना वो क्या होता था? वॉरफेयर। उनमें वॉरफेयर के बारे में बताया जाता था। और ये जो शिवेलरिक रोमांस होते थे, देखिए, अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो शिवेलरिक रोमांस के बारे में ये देखिएगा कि शिवेलरिक रोमांस जो है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं शिवेलरिक, ठीक है, शिवेलरिक रोमांस जो है ये कब आए? शिवेलरिक रोमांस ये आए भाई 12th सेंचुरी में फ्रांस में। और इसमें क्या होते थे कि इसमें जो होते थे भाई कोर्टली मैनर्स के बारे में बताया जाता था। कोर्टली मैनर्स का मतलब है कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली लवर्स के बारे में, और लवर्स जो है बेसिकली अ नाइट इन अ क्वेस्ट टू विन विन द लेडीज फेवर, ठीक है। तो ये शिवेलरिक रोमांस हुआ। अब बात हुई कि भाई जो ये दूसरे जो इसमें जो क्वेश्चन में जो दो एपिक दे रखे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं जो इससे पहले के एपिक्स होते थे, वो अगर हम बात करते हैं ब्यूवुल्फ की, तो उसमें क्या है? ट्राइबल वॉरफेयर, कहीं से कहीं तक भी लेडी की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं। तो ये एपिक में और शिवेलरिक रोमांस में अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो स्पेंसर का फेरी क्वीन और ब्यूवुल्फ अपने आप में एपिक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, शिवेलरिक रोमांस एपिक से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें कोर्टली मैनर्स, एरिस्टोक्रेटिक परिवार, एक नाइट है जो अपने सभी सर्वगुण संपन्न नाइट है, एंड ही इज इन अ क्वेस्ट टू विन हिज लेडीज फेवर। तो द आंसर इज बी। Now the next one is a patriarchal conceit is characterized by patriarchal conceit। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी कि पेट्रियार्कन कंसीट जो है वो क्या है। तो चलिए लेट्स डिस्कस अ पेट्रियार्कन। पहली बात, आप इसमें एक शब्द देखिए, कंसीट। कंसीट का मतलब होता है फार फैचड इमेजेस। तो पेट्रियार्कन कंसीट के बारे में सबसे पहले ये जो टर्म यूज होता है ना, ये होता है पेट्रियार्किज्म। पेट्रियार्किज्म जो ये टर्म है दैट इज पेट्रियार्किज्म, ठीक है। पेट्रियार्किज्म जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है? दैट इज जिसमें एग्जैजरेटेड कंपैरिजंस होते हैं। यहाँ कंसीट है, एग्जैजरेटेड, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जैजरेटेड, इसमें कंपैरिजंस होते हैं। एग्जैजरेटेड कंपैरिजन, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो कंपैरिजन किए जाते हैं। और बेसिकली लव पोएम में पेट्रियार्क जो है ही यूज्ड टू राइट पोएम्स फॉर हिज बिलवेड लॉरा। और जो है ये ना डिसडेनफुल क्रूएल मिस्ट्रेस के बारे में बताते हैं। तो पेट्रियार्कन कंसीट में क्या होता है? इलेबोरेटेड एंड एग्जैजरेटेड कंपैरिजन प्रेजिंग द बिलवेड और इन अ डिसडेनिंग वे।
ठीक है जी। और ये भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से लिया गया है ये। पेज नंबर 60 पर है ये, 60 पर है और 68 पर है। तो मैं इसमें ये पेट्रियार्कल या पेट्रार्कन कंसीट है। कंसीट का मतलब होता है इमेज, और जिसमें बेसिकली होता है कि बिल्कुल दो बहुत डिसिमिलर सिचुएशन और थिंग्स को आपस में कंपेयर कर दिया जाता है। पेट्रियार्कन कंसीट के बारे में इसमें से पढ़कर आपको मैं बताती हूँ। पेट्रियार्कन कंसीट इज अ टाइप ऑफ फिगर यूज्ड इन लव पोएम्स दैट हैड बीन नॉवल एंड इफेक्टिव इन द इटालियन पोइट्री। तो पेट्रियार्कन कंसीट एक वो फिगर है जिसमें लव पोएम्स में यूज होती थी, और एलिजाबेथन सोनेटियस ने पेट्रार्क को काफ़ी इमिटेट किया है। इसमें बहुत डिटेल्ड एग्जैजरेटेड कंपैरिजंस हुआ करते थे। एक डिसडेनफुल मिस्ट्रेस, एक मतलब जो मिस्ट्रेस है ना, वो तो जो बिलवेड है वो तो बहुत ही मतलब घृणित है, मगर जो उसका प्रेमी है ना, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाली स्थिति में है कि आई स्टिल लव यू, तुम कितनी भी बुरी क्यों ना हो, है ना, फिर मैं फिर भी तुमको चाहूँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वही वाला हाल है इनका। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे मेटाफिजिकल कंसीट भी आपने सुना होगा। यूफिज्म डिराइव इट्स नेम फ्रॉम, एक ये टर्म आती है यूफिज्म। तो मैं आपको यूफिज्म के बारे में बताती हूँ। ये ना एक प्रोज स्टाइल था। सबसे पहले ये तो एक क्या था, ये प्रोज स्टाइल था। और कैसा था, इलेबोरेटेड। इट वॉज एन इलेबोरेटेड प्रोज स्टाइल। बाद में बात करूँ। ये एक प्रो स्टाइल जो है बहुत ही इलेबोरेटेड प्रो स्टाइल था। और ये जॉन लिली का ये वर्क है यूफिज, उससे ये फेमस हुआ था। यूफिज किसी बात को, बुरी बात को भी अच्छे वे में कहना, इट्स एन इलेबोरेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग। और ये ना इसमें बैलेंस्ड और एंटीथेटिकल सिंटेक्स होता था, बैलेंस्ड और एंटीथेटिकल सिंटेक्स। हैवी एलिट्रेशन, इसमें हैवी एलिट्रेशन, रिटोरिकल क्वेश्चन, ये सब जो है ना वो देखने को इसमें मिलते हैं। हैवी एलिट्रेशन, रिटोरिकल क्वेश्चन, ये देखने को मिलते हैं। तो इसका है यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट। Which feature best characterizes euphemistic prose? Plain conversational, formal, balance, antithesis and elaborate style, absence of figure, colloquial dialogue। तो भैया जब यूफिस्टिक प्रोज है ये, अगर आपको पता है, तो यूफिस्टिक प्रोज किस चीज से फेमस हुआ, लिली के यूफियस से, एनाटॉमी लिली के यूफिज्म से, लिली के यूफियस से। बैलेंस्ड, एंटीथेटिकल, एलिट्रेशन, लॉन्ग सिमिलीज, लर्नेड माइथोलॉजिकल अल्यूजन्स। तो बेसिकली फॉर्मल है, बैलेंस्ड है, एंटीथेसिस है, इलेबोरेट स्टाइल है। तो ये हुआ आपका, दैट्स बी। पेस्टोरल पोइट्री आइडियलाइजर्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। पेस्टोरल पोइट्री, अर्बन कमर्शियल लाइफ, रॉयल कोर्ट्स, रूरल सिंप्लिसिटी एंड द। पेस्टोरल पोइट्री का मतलब होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पेस्टोरल पोइट्री जो होती है ना, बेसिकली वो क्या है, इसको एक समझिएगा, विलियम एम्सन का एक वर्क है। विलियम एम्सन का एक वर्क है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और उस पे ये एक क्वेश्चन भी है। तो मैं उसी पर आपको बताना चाहूंगी कि क्या है। आ, एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा। देखिए, जो ट्रेडिशनल पेस्टोरल पोइट्री होती है वो क्या बताती है कि शेफर्ड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, and they are talking about their lives, their simple lives, and they are discussing about the complexities of, and मतलब जो अर्बन क्लास, अपर क्लास की।
पेस्टोरल पोइट्री इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, शेफर्ड्स की सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। तो रूरल सिंप्लिसिटी एंड लाइफ ऑफ शेफर्ड्स के लिए पेस्टोरल पोइट्री जो है वो जानी जाती है। अकॉर्डिंग टू विलियम एमसन, अब क्वेश्चन आता है यहां, विलियम एमसन की एक बुक है, एक एस्से है, सम वर्जन्स ऑफ, इनका एक वर्क है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल। ये विलियम एमसन की एक बुक है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, और ये जो है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी 1935 की पोयम, 1935 का ये एस्से है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, विलियम एमसन की ये जो वर्क है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, इसमें उन्होंने क्या बताया बेसिकली, उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो कहते हैं कि ये जो पुटिंग द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये उनके जो है वो शब्द हैं, मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रही थी कि ये क्या है। ये एग्जैक्ट जो है पेस्टोरल में ये है कि भाई पेस्टोरल पोयम से हर कोई ये समझता है कि द स्टोरी ऑफ शेफर्ड्स एंड एक्लॉग्स होते हैं डिस्क्राइबिंग द रूरल लाइफ और सिंपल लाइफ। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कई बार चीजें जो होती है ना वो अलग भी पूछ लेते हैं। तो पेस्टोरल के बारे में यहाँ पे है, विलियम एमसन ने कहा है कि जो अभी मैं आपको बताई थी कि भाई इस एक इनकी जो ये है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, इसको साधारण शब्दों में वो कहते हैं कि जो ये पेस्टोरल पोएम्स के माध्यम से, पेस्टोरल वर्क के माध्यम से एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली द राइटर्स वांट टू डू, वो कहते हैं कि पेस्टोरल में ना वो ना सिंपल लोगों के माध्यम से कॉम्प्लेक्स चीजों को बुलवाते हैं। जैसे कि चाहे किंग लियर हो या कोई भी हो, या मतलब जो भी बड़े बड़े राइटर्स है प्ले, उसमें जो एक हायर कैरेक्टर को दिखाएंगे, वो कैरेक्टर में ना उसको जो एक ज्ञान की बात बताने वाला होगा वो एक बहुत साधारण व्यक्ति हो। तो वो इस बात पे कमेंट करते हैं कि ये जो पेस्टोरल्स जो ये शेफर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, जो हायर क्लास की प्रॉब्लम्स हैं ना, दे आर फार कॉम्प्लेक्स, हमारी लाइफ उनसे बेटर है। तो ये उस पे कमेंट करते हैं। तो सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल में विलियम एमसन ने ये बताया, पुटिंग द कॉम्प्लेक्स इनटू द माउथ्स ऑफ माउथ ऑफ द सिंपल। तो ये इसका मतलब ये है कि सिंपल लोगों के माध्यम से कॉम्प्लेक्स ट्रुथ कहलवाना और ये बताना कि देयर लाइव्स आर फार बेटर देन द लाइव्स ऑफ द द पीपल ऑफ सोसाइटी, और जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लाइव्स ऑफ रिच पीपल की लाइफ को बताना कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल। तो विलियम एमसन की जो ये बुक है उसमें अपोजेस सिंपल लाइफ टू कॉम्प्लिकेटेड लाइफ इन फेवर ऑफ द फॉर्मर, कि इसमें बताया है कि जो ये शेफर्ड्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी जो सिंपल लाइफ है वो हम तो जैसे जी रहे हैं, लेकिन और लोगों की लाइफ में ये है, ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो समवेयर दे जस्टिफाई देयर फॉर्मर देयर लाइफ, देयर सिंपल लाइफ। तो ये है इसका मतलब, ये कॉन्सेप्ट है और ये पेस्टोरल में दिया गया है कि इन सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल विलियम एमसन कहते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, जिसमें वो अपनी फॉर्मर लाइफ को कहते हैं हमारी लाइफ बेटर है, और इस तरीके सोसाइटी अपने टाइम की सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी लाइफ बेटर है, और जो ये लोग जो शहरों में रहते हैं अमीर लोग हैं इनकी लाइफ बहुत ही खराब है, करप्ट है, हमारी लाइफ बहुत बेटर है। इस तरीके से वो ऑब्लिक वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग द टाइम्स ऑफ देयर सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू मैकियावेलियन व्यू, पॉलिटिकल पावर प्राइमरीली अराइजेस फ्रॉम मैकियावेलियन। अब सबसे पहले ये आप लोगों ने अगर ये जो चीज है ये सुनी हो तो मैं आपको बताऊं इसके बारे में क्या है ये। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि मैकियावेलियन हीरो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अभी आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगी, जो ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। निको निकोलो मैकियावेली ने प्रिंस वर्क लिखा है।
द प्रिंस। किसने लिखा है? निकोलो मैकियावेली के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है द प्रिंस, 1513 का, 16 सेंचुरी का वर्क है ये। उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें ना पॉलिटिक्स को क्रिश्चियन मॉरलिटी से अलग करा है, डीकपल्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम क्रिश्चियन मॉरलिटी। वो कहते हैं कि एक जो रूलर होता है ना, जो रूलर होता है उसका प्राइम जॉब होता है साम दाम दंड भेद सब अपनाओ, बस अपनी पावर को बनाए रखो। साम दाम दंड भेद से अपनी पावर को बनाए रखो, इट डजंट मैटर कि आप सही रास्ता अपना रहे हो नहीं अपना रहे हो। तो ये जो है ये दैट इज, ये वर्क है निकोलो मैकियावेली। और ये इन्होंने क्या जस्टिफाई किया है, जस्टिफाई इसमें क्या क्या है, उन्होंने डीकपल किया है पॉलिटिकल पावर को क्रिश्चियन आइडियल से। उन्होंने कहा अ रूलर शुड बी एन एब्सोल्यूट रूलर, उसको इस बात में फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अपनी पावर को मॉरल्स के हिसाब से चलाऊं। अ रूलर्स प्राइमरी जॉब इज टू मेंटेन हिज पावर, जैसे साम नाम दंड भेद जिससे भी अपनाना पड़े। तो अब जो ये मैकियावेलियन व्यू है, पॉलिटिकल पावर प्राइमरली अराइजेस फ्रॉम, तो ये उसमें माना जाता है कि और अपनी पावर को बनाए रखने का एक ही तरीका है फोर्स एंड फ्रॉड। पावर को बनाए रखने का एक ही, भाई पावर आप दो ही तरीकों से बनाए रख सकते हैं, एक बलपूर्वक और एक छलपूर्वक, दो ही तरीके हैं। और मैकियावेलियन हीरो होता है साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से अपने आप को, अपनी हर चीज को सत्ता में बने रहने के लिए जो किया जा रहा करो, सब गलत को भी सही ठहरा दो। द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर एज एक्सप्लेन्ड बाय E.M.W. टिलियार्ड रिप्रेजेंट्स। अब ये एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। देखिए एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर, ये टेलियार्ड के द्वारा जो है वो कहा गया है। टेलियार्ड ने रेनेसांस के ऊपर ये कमेंट करते हुए ये कहा है कि ये यूनिवर्स ना बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक एंटिटी है, और इसमें सारी चीजें जो है ना वो सिर नीचे से लेकर ऊपर तक कायदे से बनाई गई हैं। अगर कोई भी काम इसमें गलत होता है, जैसे राजा की हत्या, तो ये एक कैटास्ट्रोफिक सिन है। तो एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर, एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर जो है ये E.M.W. टिलियार्ड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर ये एक टिलियार्ड का फेमस स्टडी है। रेनेसांस वर्ल्ड व्यू बताता है कि यूनिवर्स इज डीपली ऑर्गेनाइज्ड, और अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी होती है जिसमें राजा की हत्या की जाती है तो दैट इज अ कैटास्ट्रोफिक सिन। तो एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर ये E.M.W. टिलियार्ड के द्वारा, और ये बताता है कि इंटेलेक्चुअल कोहेरेंस एंड सोशल ऑर्डर, दैट इज इंटेलेक्चुअल कोहेरेंस एंड सोशल ऑर्डर। उसके बाद है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ प्लेंटिट्यूड द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है ना वो दिया गया है मकबेथ में है। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का इस तरीके से है कि यूनिवर्स में ना ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है कि भाई एक इसका एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का एग्जांपल देती हूँ पहले मैं आपको, फिर बताऊंगी ग्रेट चेन ऑफ बीइंग क्या है। देखिए देखिए ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में इस तरीके से होता है कि राजा जो होता है इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ, दोनों ही तरीके से आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे वो है, ठीक है। द यूनिवर्स कंटेन्स एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ लाइफ, एवरी ओनली ह्यूमन possess लाइफ, स्पीशीज रिमेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन अनदर, और द यूनिवर्स इज इनकम्प्लीट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेंटिट्यूड इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है कि लाइफ सब जगह। तो भाई देखो ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का जो एग्जैक्टली जो मीनिंग बताया गया उसका मतलब ये होता है कि हर चीज में जो है, हर चीज में लाइफ है। अगर एक रेनेसांस और 18वीं सेंचुरी में ये माना जाता था कि यूनिवर्स में एक हायरकियल स्टेटस है ना, और जो सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक जो भी चीज भगवान ने बनाई है सब में जिंदगी है। प्लेंटिट्यूड यूनिवर्स में सब तरीके की एवरी पॉसिबल काइंड ऑफ लाइफ जो है।
और ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जिसमें सबसे ऊपर जो है ईश्वर आते हैं, और ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का है तो इसमें ये माना जाए प्लेंटीट्यूड की ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रति हर कृति में जो है वो जान है। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ठीक है, और और अगर ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को डिसरप्ट किया जाएगा तो पूरी कैटास्ट्रॉफिक सिन होगा। और ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को मैं ना यहाँ पर आप लोगों को एक चेन ऑफ बीइंग बना के दिखाना चाह रही थी कि क्या है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। एंजल्स और सारा जो है वो मैं आपको पूरा मैं बता रही हूँ, देखिए। गॉड एंड एंजल्स एट द टॉप, टू ह्यूमन, टू एनिमल, टू प्लांट्स, टू रॉक्स एंड मिनरल्स एट द बॉटम। देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर गॉड है, फिर एंजल्स हैं, फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर उसके बाद जो है एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, रॉक्स हैं। ये देखो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है ये। रॉक्स हैं और मिनरल्स एट द बॉटम, मिनरल्स। तो सबसे नीचे जो है मिनरल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ऊपर गॉड है। तो इसमें, और जब ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में जब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो सबसे ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में आता है राजा। और अगर राजा को मार दिया जाता है तो उसका कैटेस्ट्रॉफिक सिन जो है वो माना जाता है। तो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को डिस्टर्ब कौन से प्ले में किया गया है? विलियम शेक्सपियर के मकबेथ में जो है वो उसको करा गया, डिसरप्ट करा गया है। तो ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है। तो ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कि ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का है कि ईश्वर की बनाई गई हर कृति में, चाहे वो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंजल्स हैं, गॉड है, सब में ऊपर से लेके नीचे तक सब में लाइफ है, प्लेंटीट्यूड जिसे कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें से एक भी ऑर्डर को हटाया जाता है तो वो एक बहुत ही बड़ा पाप है। और शेक्सपियर ने ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में ये बताया, मतलब शेक्सपियर ने अपने प्लेज में जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को दिखाया उसमें दिखाया कि जो ये वर्ल्ड है इसमें राजा ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में सबसे ऊपर है, और अगर राजा को मारा जाता है तो पूरी की पूरी चेन जो है वो समाप्त हो जाती है। द यूनिवर्स कंटेन्स एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। In the great chain of being, the principle that neighboring species differ by the smallest possible degree is called। ये देखिए, in the great chain of being, ये great chain of being में कि जब ये बताया जाता है कि the principle that neighboring species differ by the smallest possible degrees, gradation, continuity, hierarchy या optimism। तो यहां पर ये मैं आपको इसका जवाब ये दूंगी कि ये कहते हैं कि भाई इसमें ये माना गया है कि इसका आंसर है बी, कंटिन्यूटी। वो कहते हैं कि भाई क्रिएशन में गैप्स नहीं है, क्रिएशन में गैप्स नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो बनता ही चला जाता है। देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन, देयर आर नो एम्प्टी गैप्स इन क्रिएशन। एक चीज दूसरी को टच करती है, यानी कि एक चीज दूसरी चीज से बस स्मॉलेस्ट डिग्री से अलग है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूटी। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में वो जो प्रिंसिपल कहता है कि जो आपसे नीचे की स्पीशीज है वो केवल थोड़ी सी उसमें मात्रा में अलग है, तो वो आपको छूते हुए है, उसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूटी। क्योंकि जब ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जब तैयार हुई तो उसके बीच में गैप्स जो है वो नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन, मेडिवल ट्रेजेडी जनरली डिपिक्ट्स द डाउनफॉल ऑफ अ ग्रेट पर्सन बिकॉज ऑफ। इसे कहते हैं कि भाई मेडिवल ट्रेजेडीज में जो होता था, ये कहते हैं फॉर्च्यून्स व्हील, कि भाई उसके मेडिवल ट्रेजेडीज में ना हीरो के अंदर कोई ऐसा सच कमी नहीं होती थी कि ट्रैजिक फ्लॉ होता था। ये होता था कि उसकी वो दुर्भाग्य उसका जो है ऐसा होता था।
तो एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडीज होती थी जिसमें हीरो इज पजेस्ड विद सम सॉर्ट ऑफ जो है ट्रेजिक फ्लॉ, और हमर्शिया जो मेडिवल ट्रेजेडीज होती थी, जैसे चौसर की मॉन्क्स टेल है, चौसर की मॉन्क्स टेल जो है उसमें ये बताया गया है कि भाई अगर समय का चक्र घूमा तो जिसने कुछ भी नहीं करा ना वो भी, उसका भी दुर्भाग्य, उसका भी पतन होना निश्चित है। तो जो मिडिवल ट्रेजेडीज है ना, जैसे चौसर की इसमें जो है वो मॉन्क्स टेल है, चौसर्स मॉन्क टेल, इसमें हीरो के अंदर कोई कमी नहीं होती है बल्कि सिर्फ उसका भाग्य में कमी होती है जिस वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो ये जो है इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ फॉर्च्यून्स व्हील। तो ये था कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स आप बुक में से पढ़ेंगे कि हम क्वेश्चंस मतलब इसको पढ़कर करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि तैयार देखो हो सकता है जो पेपर जो आए वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब इसी तरीके का आए, वो नहीं आएगा, मगर फिर भी अपने आप को कहते हैं ना कि जो है होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, दैट इज द ओनली थिंग। तो यही चीज के साथ आज के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।